So hi everyone, finally the course has been started. We have started the strength of material. तो चलते हैं सीधा कोर्स पर और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को. चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. और अभी मैं आपको क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ. जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कोड वैल्यूज़ हैं, वो सब आपके सामने भी दिखने वाली हैं आपको. ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लग सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट रिजिड मटेरियल. रिजिड मटेरियल क्या है कि एक पार्टिकल है, एक मटेरियल है जिनके किन्हीं भी दो पॉइंट के डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इज नेवर चेंजेस. क्लियर है, जस्ट एक क्विक रिवीजन है. ठीक है, अगला डिफॉर्मेबल बॉडी. तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगा, जो दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडीज बोलेंगे. क्लियर है. अगला जो कंसिडरेशन है दैट इज अबाउट अजम्पशन. अजम्पशन क्या है, मेटेरियल कंसिडर टू बी होमोजेनियस, एंड नंबर 2 मेटेरियल कंसिडर टू बी आइसोट्रोपिक. क्लियर है. होमोजेनियस क्या है, किसी भी एक डायरेक्शन में किन्हीं भी पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम रहेगी. देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी अलग अलग पॉइंट पर किसी भी एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम है. आइसोट्रोपिक क्या है, किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सेम है, वो आइसोट्रोपिक है. मुझे पता है कि सब आपको पता है, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन कि आपको पता लगे कि अब पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है और आगे चलने वाले हैं. आई नो कि ये सब बहुत बेसिक्स है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है. स्टार्टिंग में चीज़ें चल रही होंगी, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं ये सिर गेट ने. समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. आपने पढ़ा है फिर भी सुनो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में सब चीज़ों को खत्म करा दूंगा. क्लियर है. आगे लोड के ऊपर चलते हैं. तो लोड सबको आपको पता है, यूवीएल यूडीएल पॉइंट लोड, इस पर हम डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ. अगली जो कहानी है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को लेकर के. तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, internal resistance offered by the particle any body when it is elongated to any stress any stretch. जब कोई पार्टिकल किसी भी एक बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स के कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है दैट इज अ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है. ठीक है. अगली कहानी, जो पहली बात तो ये कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो हुआ है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. जो भी है मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ. वो उस बॉडी की या उस पार्टिकल की या उस सब्सटेंस की स्ट्रेंथ कहलाएगी. क्लियर है. आगे चलते हैं, मुझे थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा आई थिंक. क्लियर है. अगली बात करें स्ट्रेंथ की. तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है. यानी कि अगर मटेरियल है तो उसकी स्ट्रेंथ उसमें होगी ही होगी, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है. क्लियर है. आगे स्ट्रेस को अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, सबको पता है, उन पर मैं डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा है नहीं. ठीक है, ये कहानी हो गई. इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें हैं, उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं. बेसिक फॉर्मूलाज और गाइडलाइंस हैं, जैसे कि स्ट्रेन का. तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ 2000 लेंथ दैट इज स्ट्रेन. ये कहानी स्ट्रेन की हो गई, बेसिक कहानी सारी. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ आता नहीं है, लेकिन एक है डिफॉर्मेशन से लेकर के, उसको मैं एक डिस्कस कर देता हूँ शेयर स्ट्रेन को लेकर के. शेयर स्ट्रेन, देखो कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक बॉडी है, जब इस पर शेयर स्ट्रेस लगेगा तो ऑब्वियस बात है डिफॉर्म हो जाएगी. गामा एक्स वाई, ये भी गामा एक्स वाई, दिस इज समथिंग अ फाई, वी कॉल्ड दिस फाई. क्लियर है. तो इन्हीं का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहता है. इसी के बेसिस पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जैसे कि गामा ऑफ एक्स वाई इस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी वाई. गामा ऑफ वाई जेड डी डब्ल्यू ऑफ डी वाई
प्लस जेड है तो डी वी अपॉन डी जेड, और एक गामा ऑफ एक्स जेड डी डब्ल्यू ऑफ डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड। तो डी क्या दो है, डेल क्या दो, एक ही बात है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। जब स्टेशन की बात आएगी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से, तो उन सब चीज़ों पर उस पर डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे। अच्छा ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस को हम कहेंगे डी वाई, और ये क्या होगी, डी एक्स हो जाएगी एक्स पर यहाँ पर। क्लियर है? ये डी एक्स डी वाई बेसिक चीज़ है, सबको पता है, लेकिन दिखा दिया मैंने। एक हम कर्व की बात करेंगे जो कि हमारा माइलस्टीन का कर्व है, इंटेंशन। कर्व इंटेंशन, वैसी बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व रहा होता है। ये चल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और वो ही हमारा स्टडी बनने वाला है। क्लियर है? इसको मैं नोट कर देता हूँ, ए बी सी से, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से। और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हमारे लिए काम आने वाली है। 0.12% एप्सिलॉन का स्ट्रेन का, ये 1 से 2% होता है, 1.2 से 1.8% होता है, और ये अराउंड निकल के आएगा 25 से 30% के आसपास। क्लियर है? और स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। देखो एक स्पेसिमेन होता है हमारे पास में, एक स्पेसिमेन है। ठीक है, इसको हमने टेंसाइल टेस्ट इसका हम स्टडी कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बहुत सारे ये कर्व निकल के आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। जो ए पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट है, ये लाइन जो है आपको दिखेगी, ये इसमें भले ही आपको थोड़ा सा कर्व दिखेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक। ठीक है, ए से बी तक थोड़ा सा कर्व है, तो बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट एक ही बात है। ठीक है, इस लिमिट का या इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ तक लोड लगाया और उसको छोड़ दिया, तो वापस बॉडी या कोई पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल शेप या डायमेंशन को गेन कर लेगा। सी जो पॉइंट है वो है अपर यील्ड पॉइंट, और डी है लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर है? डी ई वाले पॉइंट को बोलते हैं, डी वाले पॉइंट को बोलते हैं यील्ड प्लेटू। ये यील्ड प्लेटू क्या है, अब देखो डी और ई रीजन में आप देखोगे स्ट्रेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि एक बहुत ही माइन्यूट स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको बोलते हैं यील्ड प्लेटू। ठीक है, अगला जो रीजन है दैट इज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग आपका जोन आ गया, एफ आपका अल्टीमेट पॉइंट हो गया, और जी आपका रप्चर हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी है, सब आपको स्टार्ट हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके काम आए, उनको मैं बता देता हूँ आपको। एक और चीज़, माइल्ड स्टील कर्व इन टेंशन था। ठीक है, माइल्ड स्टील कर्व इन कंप्रेशन की अगर बात करें, स्लाइड है। ठीक है, तो कर्व कंप्रेशन में जो बनेगा ना, देखो टेंशन में तो ये बनता है हमारा। ठीक है, ये टेंशन का कर्व है, तो टेंशन के कर्व में ना आपको नेकिंग मिल रही है, इसको बोलते हैं नेकिंग। अल्टीमेट स्ट्रेस से लेकर अल्टीमेट पॉइंट से लेकर के फ्रैक्चर के बीच का जो कर्व, उसको नेकिंग बोल रहे हैं। लेकिन जब हम कंप्रेशन में टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये जो नेकिंग है ये मिस है, यहाँ पे नेकिंग नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, कंप्रेशन में। क्लियर है? यहाँ पे नेकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और चीज यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि जो ई है, देखो सिग्मा और ई यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ई क्या होगा, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सिग्मा बाई ई, या फिर मैं कह दूं कि जो इसका स्लोप है वो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी रहा होगा। तो आप देखोगे कि जो स्लोप है वो सेम है, स्लोप में चेंज नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ई ऑफ कंप्रेशन बराबर ई ऑफ टेंशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन टेंशन ऑलमोस्ट बराबर है। पता नहीं आज पेन क्या हो गया कि हैंड राइटिंग का थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पहली क्लास है तो साथ थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, ये हमारा है कर्व बिहेवियर। मैं थोड़ा क्विक भी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम इन चीज़ों में वेस्ट ना हो, अच्छी चीज़ों पर वेस्ट हो हमारा। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रेस स्ट्रेन, अब हम चलते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी की तरफ में।
ठीक है, सिस्टम ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो डक्टाइल में और ब्रिटल में। देखो ये मेरा अगर डक्टाइल मटेरियल है, इसमें मैंने टेंसाइल लोड लगाया, अगर इसका जो फेलियर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले मटेरियल इस तरह से होगा, आप शायद जूम कर पा रहे होंगे, और फिर एक टाइम बाद ये मटेरियल इस तरह से दिखने लगेगा, अलग हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे एंगल को, तो आप कहोगे जो एंगल है थीटा, ये 45 डिग्री फेल हो रहा है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए कहानी। डक्टाइल मटेरियल में जब मैंने टेंसाइल लोड लगाया, फिर एक्सेल लोड लगाया, कह सकते हैं। अगर यही कहानी ब्रिटल मटेरियल के साथ होती, ब्रिटल में अगर मैं एक्सेल लोड लगाता, तो ये मेरा मटेरियल है या सब्सटेंसेस है, इस पर लोड लगाया तो क्रैक कुछ इस तरह से देखने को मिलते, यानी कि सडन फेलियर हो जाता, एंगल बनता 90 डिग्री का। ठीक है, अब अगली कहानी में देख रहा हूँ, डक्टाइल में एक्सेल हो गया, ब्रिटल में एक्सेल हो गया। अब डक्टाइल में हम देखेंगे टॉर्क को लगा करके। तो डक्टाइल में अगर मैं टॉर्क लगाऊं, ट्विस्ट लगाऊं, जो भी एक बात है, तो फेलियर किस तरह से देख मिलेगा। ये मेरा कोई मटेरियल रहा है, मैंने टॉर्क लगाया, जो फेलियर मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा मुझे, यानी कि अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का आता है। और यही अगर ब्रिटल में देखने वाला हूँ मैं, ब्रिटल में अगर क्रश करेंगे, बहुत ही मेटल को क्रश करोगे अगर टॉर्क लगाकर, तो ये सपोज यानी टॉर्क है, तो वो इस तरह से फेल होगा, एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इसको ये जो 45 डिग्री है, इट्स लाइक ए कोन शेप, कप एंड कोन शेप, तो इसको बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर। तो एक इसको आप याद रख सकते हैं, आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बिल्कुल एक चीज़ काम की है। क्लियर है? बाकी बेसिक मैं बोल देता हूँ, जैसे क्रीप है, ऑब्वियस बात है कि डिफॉर्मेशन है एट ए कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, तो स्ट्रेन जो हो रहा है वो क्रीप हो रहा है, जनरली डेड लोड्स के कारण रहा होता है, ये क्रीप हो गया आपका। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है। और अगर किसी मटेरियल पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है, कंप्रेशन टेंशन, उसको हम फैटिग बोलते हैं। मैक्सिमम लिमिट को एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है? उस लिमिट के नीचे जहां तक फैटिग में वो मेटल फेल नहीं किया है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ ऐसे इसको। तो फैटिग क्या है? ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, एंड्योरेंस लिमिट क्या है? एंड्योरेंस लिमिट फैटिग की लिमिट है। जैसे कि मान लो आपने स्ट्रेस लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लगाया, तो 10th टाइम पर वो फेल कर रहा है, तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट क्या होगी? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, एंड्योरेंस लिमिट निकालने के अलग तरीके हैं। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है? एंड्योरेंस लिमिट 9 है। 9 मतलब क्या है कि आपकी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक मेटेरियल फैटिग में फेल नहीं किया है, 10th फेल किया ना, वो 9 तक सेव है। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू एट विच material does not fail in fatigue, उसको हम एंड्योरेंस लिमिट बोल देंगे। क्लियर है? अगला आ जाएगी कहानी रेजिलियंस की। तो अगर मैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व की बात करूं, जो सेम आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट है, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट ए था, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट बी था। तो ये जो एरिया है ये रेजिलियंस है। ठीक है, तो एरिया अंडर लोड, ये लोड होगा और ये डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एरिया अंडर लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व इंपॉर्टेंट है कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक जो ये वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिलियंस बोलेंगे। क्लियर है? ये कहानी हो गई इसकी। अच्छा, फॉर्मूला देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेन हाफ है, ये क्या है? स्ट्रेन है, ये हाफ है, तो इसका एरिया निकालूंगा, हाफ इन बेस इनटू हाइट होता है ना, हाफ इन सिग्मा इनटू ई होता है। ई को क्या ले सकते हैं? अगोन सिग्मा ई ले सकते हैं, तो हाफ ऑफ सिग्मा सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e भी हो जाता है। ये आपका रेजिलियंस हो गई, स्ट्रेन एनर्जी निकल के आएगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, अगर टफनेस है, आप मैक्सिमम एनर्जी, देखो ये अपना फैटिग हो गया, सॉरी ये अपना रेजिलियंस हो गया, और मैं बात करूँ टफनेस की, तो इस कर्व में ही, अगर मैं इसी कर्व की बात करूँ, इसे मैं 2-4 डेफिनेशन आपको और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका फेलियर पॉइंट है। तो यहाँ तक जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी स्टोर्ड टिल टू द फ्रैक्चर पॉइंट अप टू द लास्ट पॉइंट, उसको बोलूँगा टफनेस। क्लियर है? वो टफनेस हो गया। तो ये आपकी कहानी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से डक्टिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से डक्टिलिटी बढ़ती है, और डक्टिलिटी अगर ज़्यादा है
तो उतना ही ज़्यादा मेटेरियल टफ होगा, ठीक है, टफनेस बढ़ती है, क्योंकि डक्टाइल मेटेरियल होने से आपका जो स्ट्रेन वेरिएशन है वो बढ़ता है इसके साथ, यानी कि ये कर्व जो है एक्सटेंड हो जाएगा अपनी अगली वाली वैल्यू के लिए, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका एरिया जो है वो ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा एरिया मिलने का मतलब है ज़्यादा टफनेस का मिलना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से डक्टिलिटी बढ़ती है और डक्टिलिटी के बढ़ने से भी टफनेस बढ़ती है, क्लियर है। ओके, अगला है टीनेसिटी। तो देखो टीनेसिटी क्या है, टीनेसिटी मतलब है कि कोई भी मटेरियल पर जब मैं लोड लगा रहा हूँ, कौन सा टेंसाइल लोड, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले मैं बात कर रहा था एक्सियल लोड की, अभी बात है हमेशा फिक्स है कि टीनेसिटी कब होगा, जब टेंसाइल लोड की ही बात होगी, ठीक है। तो टेंसाइल लोड मैंने लगाया, तो टेंसाइल लोड पर जो मटेरियल अपना डिफॉर्मेशन या फिर फेलियर होने से जो रेजिस्ट कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को बोलता है टीनेसिटी, कि वो चाहता है कि वो फेल नहीं हो, दैट इन एक्सियल टेंशन, वो है टीनेसिटी, क्लियर है। एक दो चीज है, जैसे प्लेटिनम है, दैट इज अ मोर डक्टाइल मटेरियल, और जो गोल्ड है वो ज्यादा मेलिएबल है, मेलिएबल और डक्टाइल। अच्छा, एक वर्ड और आएगा मेलिएबल, उसको भी देख लेते हैं, मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो मेलिएबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंसेस है, आप उसको पीट कर विद द हैमर आप उसकी पतली पतली शीट बना सकते हैं, थिन शीट, विद द एप्लीकेशन ऑफ हैमर, क्लियर है। आप इसकी थिन शीट बना सकते हैं, थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, क्लियर है। टेनेसिटी मैंने बता दिया। और दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके काम आने वाली है, एक तो डक्टाइल की और ब्रिटल की, दो मेटेरियल की इनकी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। और वो प्रॉपर्टीज क्या है वो थोड़ा देख लेना आप। देखो, जो डक्टाइल मटेरियल्स होता है ना, जो डक्टाइल मटेरियल होता है, कंप्रेसर में यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फिर होती है टेंसाइल में, और सबसे कम होती है शेयर में। शेयर में सबसे वीक होता है डक्टाइल मटेरियल। अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है तो आप उसको देखोगे अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगा, फिर शेयर में आएगा, फिर टेंशन में आएगा। कंक्रीट की बात कर लो, कंक्रीट इज ब्रिटल मटेरियल, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें देता है, कंप्रेशन में, सबसे वीक किसमें होता है, टेंशन में। तो वही वेरिएशन है अल्टीमेट कंप्रेशन और टेंशन में। डक्टाइल है तो यील्ड होगा, कंप्रेशन में मैक्सिमम निकल के आता है। क्यों, कंप्रेशन में स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है। देखो होता क्या है कि सपोज करो कि कोई भी सब्सटेंसेस है, ये कोई सब्सटेंसेस है, सपोज करो इसमें माइनर वर्ड्स या क्रैक्स भी हैं, आप जब फोर्स लगाते हैं ना तो वो क्रैक्स, वो वर्ड्स बंद होते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। लेकिन जब आप टेंसाइल लोड लगाते हैं तब ये जो क्रैक्स हैं, ये इलोंगेट होते हैं, ये बढ़ते हैं, और एक टाइम बाद इतना इलोंगेट होते हैं कि एक टाइम बाद एक फ्रैक्चर, एक रप्चर प्लेन मिलता है, वहां से क्रैक कर जाते हैं। तो टेंसाइल लोड के बढ़ने से जो वॉइड्स हैं, जो क्रैक्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, उसी वजह से जो अवेलेबल एरिया है वो घट रहा है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब आपके क्रैक्स बढ़ेंगे, जब आपका वर्ड्स बढ़ेगा, तब एरिया क्या होगा, अवेलेबल एरिया जो रजिस्ट करने के लिए जरूरी है वो घटता जाएगा। तो जैसे ही वैल्यू एरिया घटता जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और अगर ये स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस को क्रॉस कर जाए, परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, 0.7 रूट एफसी इन कॉन्क्रीट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, क्लियर है। तो कंप्रेशन में तो चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, दोनों स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट है कि वीक किस में है। अगर डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल शेयर में वीक होता है, शेयर में वीक होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फेल करते हैं शेयर में। और जो ब्रिटल मटेरियल वो टेंशन में फेल करते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल के अंदर उनकी। तो आप दोनों को याद रखते हो उनके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हो गए, और कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कर्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये कर्व क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है। अब ढेर सारी और भी चीज़ें हैं, फॉर्मुलाज हैं, उन सब चीज़ों में मैं धीरे धीरे करके आऊँगा, और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो सब में वेरिएशन वैसे तो सिग्मा और ई है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं। अब बोलेंगे वेरिएशन किसके बीच में रहा है, सिग्मा और ई। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे, लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ, लीनियर इलास्टिक हो जाएगा, नॉन लीनियर इलास्टिक। अगला कर्व है ये, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये मटेरियल क्या है, इलास्टिक भी है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, और बाद में जो है स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन डिफॉर्मेशन लगातार चल रहा है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, और आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्या है,
प्लास्टिक मटेरियल लाइक क्रीप, क्रीप को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रीप को प्लास्टिक फ्लो? क्योंकि जब भी लोड लग रहा है तो लोड स्ट्रेस कांस्टेंट है, उस स्ट्रेस के कांस्टेंट की वजह से धीरे 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 उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसलिए उसको प्लास्टिक फ्लो बोला जाता है। तो प्लास्टिक मतलब यही है, देखो स्ट्रेस कांस्टेंट है, वाई एक्सिस बताएगा स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक प्लास्टिक या इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। आइडियल रिजिड मेटेरियल कौन सा होगा, ये वाला आइडियल रिजिड है, जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। आप कितना भी स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, देखो वाई एक्सिस स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, मैंने वैल्यू को बढ़ाया 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 बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, इसको बोलूंगा आइडियल रिजिड। क्लियर है? स्ट्रेन दिख ही नहीं रहा, स्ट्रेस को कितना भी बढ़ा लो आप स्ट्रेन कर ही नहीं पाओगे उसके अंदर, वो आइडियल रिजिड मेटेरियल हो गया। क्लियर है? इसके अलावा दो मेटेरियल और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं, और टू टाइप्स के बिहेवियर और देखने को मिलते हैं। एक तो ये है, और एक इन्होंने बताया है विस्कोइलास्टिक का कर्व। ठीक है, तो सिग्मा और ई हो जाएगा। अब आपको बताओ ये कर्व क्या रहा होगा, कंप्लीटली कांस्टेंट स्ट्रेस है और स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है, obvious बात है, आइडियल प्लास्टिक बोल दो या फिर परफेक्टली प्लास्टिक बोल दो, होता है, और आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं। और ये हो जाएगा विस्कोइलास्टिक, इलास्टिक मटेरियल सिग्मा और ई के बीच में वेरिएशन आएगा, सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में। क्लियर है? तो ये कहानी इसकी निकल के आ गई। मेरे पास स्लाइड कितनी बाकी है, 3-4 स्लाइड बाकी है। ठीक है, मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, अब उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्लियर है? पहला है, जब हमारा सर्कुलर बार टेपर्ड कर रहा हो तो डेल्टा कितना निकल के आएगा, डेल्टा होता तो पी एल अपॉन ए ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो डेल्टा वैसे तो पी एल अपॉन ए ही होता है ना, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। देखो जो सर्कुलर रहा होता है ना, इसको याद कैसे करेंगे, एरिया क्या होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वेरिएशन इस तरह से, ये एक्चुअल में कैसे निकल के आया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर कैसे निकल के आया, ये भी डी है ये भी डी है, तब जाके इसको क्या कैसे लिखा पाई बाई 4 इंटू डी, तब जाके वो डी स्क्वायर हुआ। लेकिन मैं कह दूं कि नहीं ऐसा नहीं है ना, एक मेटेरियल मेरा ये है D1 और एक D2 है, तो उसको क्या लिखेंगे पाई बाई 4 इंटू D1 इंटू D2, बस वही कहानी है। तो पी एल अपॉन ए, तो पाई बाई 4 ऊपर चल जाएगा, ए हो जाएगा पाई पाई D1 D2 ई, तो ये इसका डेफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। सबको कहानी क्लियर है? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ वैसे तो मैं, बाकी आप खुद समझदार है ही हैं। अगर यही कहानी वेरी कर रही है हमारे रेक्टेंगुलर बार के अंदर, क्लियर है, तो क्या निकलेगा डेल्टा, तो डेल्टा का फॉर्मूला निकल के आएगा, सेटअप थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। डेल्टा का फॉर्मूला निकल के आएगा पी एल अपॉन टी ई बी टू माइनस बी वन एल एन ऑफ बी टू अपॉन बी वन। क्लियर है? इसको B1 कर दो, इसको B2 कर दो, अगर B1 साइज बड़ी है तो B1 को कर दो, ठीक है, और B2 तो B2 को कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसको कर रहा हूँ B2 और B1 लिख देता हूँ इसको मैं, बड़ी वाली साइड को मैं B2 लिखा है, छोटी वाली साइड को मैंने B1 लिखा है। क्लियर है? तो हो जाएगा B2 माइनस B1, और B2 यहाँ पे ऊपर आएगा, और लेंथ इसकी L है, ये L लेंथ है, और इसमें मैं P लोड दोनों तरफ लगा रखा है, इसमें भी लोड P लग रहा है। ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात चल रही है। अगली कहानी मटेरियल की सेल्फ वेट के कारण की है, थर्ड, ये निकल के आएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, तब निकलेगा डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए के हिसाब से दे देगा वो। क्लियर है? ध्यान रखना है। अगला है कौन के हिसाब से, जो कौन है उसका सेल्फ वेट कितना होगा, तो 1/3 टाइम्स होता है कि गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ही हो जाएगा, 1/3 टाइम्स होता है सेल्फ वेट के कारण। क्लियर है? एक आएगा इम्पैक्ट लोड अगर लगता है, इम्पैक्ट लोड के कारण सिग्मा मैक्स क्या निकल के आएगा, सिग्मा मैक्स निकल के आएगा सिग्मा स्टैटिक इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एच अपॉन डेल्टा ऑफ स्टैटिक, ये निकल के आएगा। क्लियर है? तो सिग्मा मैक्स निकल के आ गया हमारा। अगली कहानी पॉइजन रेशियो की, तो पॉइजन रेशियो म्यू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनका म्यू देख लो, मटेरियल म्यू, मटेरियल एंड म्यू। एसएससी में ना पूछे लेकिन बाकी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। तो पहला जो है वो है कॉर्क का इलास्टिक रबर, अगला है कंक्रीट, मेटल एंड ब्रॉन्ज। कॉर्क का होता है 0, इसका अगला हुआ 0.5, 0.1 से 0.2, 0.25 से 0.4, ब्रॉन्ज का होता है 0.35 होता है इसका। बाकी कुछ मटेरियल है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, स्टील, गोल्ड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का होगा 0.33, इसका होता है 0.2 से लेकर 0.3 के आसपास, इसका चलता है 0.35 और गोल्ड का चलता है 0.44। क्लियर है? तो याद रख सकते हो, उनका कुछ कुछ पूछ लेता है वो कई बार, खास करके जैसे कास्ट आयरन का पूछते रहता है वो इंपॉर्टेंटली नहीं लिखा है यहाँ, ठीक है। एल्यूमिनियम का पूछता रहता है, कॉर्क का सबको पता है, कंक्रीट का पूछता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब तो याद रह ही जाता है। इसके अलावा बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, अगर कोई भी एक क्यूब है उस पर मैं सब डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेस लगा दूं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, तो वॉल्यूम में चेंज क्या निकल के आएगा? तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये फॉर्मूला डेल्टा वी को बताता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लेना। इसके अलावा कुछ कंडीशंस है फॉर्मूला की, वो आपको याद रखनी है। ई की है इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू, ये फॉर्मूला। एक अगला फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। एक फॉर्मूला ई का है 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, और एक ई का जो सॉरी म्यू का फॉर्मूला ये वाला सॉरी म्यू का फॉर्मूला जो है ये है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ये 4 फॉर्मूलाज है, पूछता रहता है कर एग्जामिनेशन में, वो थोड़ा याद रख लेना। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक मटेरियल होता है ऑर्थोट्रोपिक, क्या है? तो ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या हो अलग अलग हो, यानी कि अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी E1 है तो यहाँ पे E2 होगा, यहाँ पर E3 निकल के आएगा। अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, उनको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक, किसी भी डायरेक्शन के अंदर देखोगे प्रॉपर्टीज अलग है, वो एनिसोट्रोपिक हो गया। आइसोट्रोपिक क्या है? किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में देखोगे प्रॉपर्टी सेम निकल के आएगी। अगली कहानी ये है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की। तो ऑर्थोट्रोपिक अगर है, ऑर्थोट्रोपिक तो 9 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं। एनिसोट्रोपिक है तो 81 होते हैं, और अगर आइसोट्रोपिक है तो 2 होते हैं इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। क्लियर है? ये आप थोड़ा देख लोगे। ओके, तो ये कहानी क्लियर है, जो बेसिक रिवीजन का था वो मैंने आपको करवा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ और है नहीं, बाकी कुछ भी होगा तो वो हम कवर अप कर लेंगे। अगर आपके शॉर्ट नोट्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो कवर अप कर लेना। और आज थोड़ा क्या है सेटअप, एक्चुअली आज क्या है ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं कहीं बाहर ही आया हुआ हूँ, ठीक है, तो इसलिए सब थोड़ी चीज़ें ना डिले हो रही हैं और थोड़ी जल्दी हो रही हैं, लेकिन अगली चीज़ों से सब कुछ सेट हो जाएगा, मैं अपनी जगह पहुँच जाऊँगा, मैं थोड़ा रिकवर कर चुका हूँ, और ये जो हैंड राइटिंग है थोड़े से इशू है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। एक सेकंड थोड़ा सा ये सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो अभी जो हम पढ़ के आए ना, ये आप देखना उसके बेसिस पर जो सारे क्वेश्चन मानेंगे ना, वो कितनी सुकून से कितनी आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम लोड जिस पर है स्ट्रेस कर्व में, उस पर कौन सा स्ट्रेस निकल के आएगा। देख लो अभी आप हमने करा, अगर कर्व बन रहा होगा तो ये रहा, इसका मैक्सिमम लोड कहाँ पे निकल, इस पॉइंट पर निकल के आएगा। अब देखो इससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो कह रहा है कि उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस लिमिट को क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। तो सी इसका आंसर निकल के आ जाएगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इफ द मेटल इज हीटेड अप द इट्स इलास्टिक मॉडुलस, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना।
ई जो होता है ना वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? अगर मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है, उस पर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो कमेंट करो उसमें इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन की बात करो। डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यानी कि अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, बेस बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिक्रीजेस। क्लियर सबको कहानी? तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी घटती चली जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हो भाई, इलास्टिसिटी क्या है? जब आप स्ट्रेस को लगा रहे हो तो रेजिस्ट, उसका रेजिस्ट पावर कितनी है, दैट इज इलास्टिसिटी ना। कि जब आप उस पर लोड को हटा रहे हो, जब भी आप डिफॉर्मेशन हटा रहे हो, तो वो रेजिस्ट कितनी पावर से कर पा रहा है। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिवनेस ना घट जाती है। ठीक है? वो उतना तेजी से और उतना अच्छे से लोड को बियर नहीं कर पाता है। तो उसका आंसर ए निकल के आएगा। जिस तरह से समझ लो समझ लो। क्लियर है? अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये बनेंगे एसएससी मेंस में कॉन्सेप्चुअल। अब इसमें देखो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उसने दिया नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखो पहले देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ना कि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू पॉइजनस रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, देखेंगे इसको बाद में। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस, ये भी गलत हो गया। और लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू ये, तो देखो पहले हमें म्यू देखना पड़ेगा। म्यू क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है, ये होता है म्यू। अब देखो कुछ लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल इनटू पॉइजन रेशियो। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है? इसका करंट आंसर भी निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। इफ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड, तो देखो एक बार है, स्टील का, और ये रहा कॉपर का। ठीक है? रिजिडली कनेक्टेड है और सबने टेम्परेचर को कम किया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनेंगे। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किस मटेरियल में कंप्रेशन होगा, किस में टेंशन होगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो एक बार सुन लो, समझ लो, लाइफ टाइम काम आने वाला है। स्टील और कॉपर दोनों कंबाइंड है, इसका मतलब ये है कि ये मेटल कभी भी नहीं चाहेंगे कि अलग अलग अपना बिहेवियर को दर्शाएं। यानी कि ये अगर डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं डेल्टा ऑफ स्टील, तो बराबर होगा डेल्टा ऑफ कॉपर के। ये मतलब होता है कंपोजिट बार का, या फिर कहें रिजिडली कनेक्टेड बार का, इसको बोलते हैं कंपोजिट बार। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जो स्टील में डिफॉर्मेशन होगा वही कॉपर में डिफॉर्मेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मैंने टेम्परेचर को कम किया है, तो एक बात ध्यान रखना, जो अल्फा होता है कॉपर का वो ज्यादा होता है अल्फा ऑफ स्टील के मुकाबले। अल्फा का मतलब क्या है कि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे, उसमें इलोंगेशन यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से होगा एज कम्पेयर टू स्टील। क्लियर सारी कहानी? अब एक क्वेश्चन क्या, अगर आप उसको ठंडा कर रहे हैं, तो जब उसको ठंडा करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो कॉपर ज्यादा कम होगा, यानी कि कॉपर ज्यादा पास आने की कोशिश करेगा, है कि नहीं है? इस तरह के आने की कोशिश करेगा ओरिजिनल डायमेंशन से, और स्टील थोड़ा उतना ही रहने की कोशिश करेगा। स्टील थोड़ा कम इलोंगेट होगा लेकिन कॉपर ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो दोनों कंपोजिट बार है ना, तो दोनों एक ही तरह से बिहेवियर करना चाहिए शो उनका। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक्चुअल में कहीं बीच में इस वाली पोजीशन को गेन करेंगे। स्टील वाला सेक्शन यहाँ आ जाएगा और कॉपर वाला सेक्शन यहाँ चला जाएगा, ये कहानी निकल के आएगी। ठीक है? तो ये होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन द कॉपर बार भी सब्जेक्ट, तो कॉपर बार में क्या आएगा, कॉपर बार में क्या आएगा, टेंशन आएगा। देखो कॉपर बार को इलोंगेट होना पड़ रहा है यहाँ पे आने के लिए, मीन पोजीशन आने के लिए, और स्टील बार को कंप्रेस होना पड़ रहा है। तो स्टील में आएगा कंप्रेशन और कॉपर में आएगा टेंशन। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, वेरिएशन दे रखे हैं, पूछा है कि पॉइजन रेशियो कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को मेरे कराने का मतलब था जस्ट फॉर रिवीजन, आपका एक रिवाइज हो जाए सब्जेक्ट और कुछ नहीं। म्यू क्या होता है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, सबको पता है। लेटरल मतलब डेल्टा डी अपॉन डी, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा डी उसने दिया हुआ है 0.05 mm, और डायमीटर उसने दे रखा है 40 mm का, तो ये हो जाएगा ये डिवाइड बाई ये, और लेंथ डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये निकलेगा 0.33। इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली केवल रिवीजन पर्पज से रखा है। आगे जाओ, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूफ रेजिलियंस क्या है।
हमने रेजिलियंस पढ़ा था, रेजिलियंस क्या था? देखो रेजिलियंस क्या होता है, प्रोफिट रेजिलियंस क्या होता है, ये हमारा ए इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यहाँ तक। देखो हमारी एनर्जी जो इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो सकती है उसको हम बोलेंगे रेजिलियंस, और मैक्सिमम एनर्जी जो इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो सकती है उसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलो। A rectangular bar having cross section A, length L, modular velocity E, Poisson ratio of 1/m is subject to axial pull of P. The volumetric strain will be, ये क्वेश्चन आपको करा रखा है ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, देखो डेल्टा वी बराबर क्या होता है अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू, ये कराया था ना आपको मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है क्वेश्चन ने, एक्सियल पुल ऑफ पी, एक्सियल लोड लग रहा है, यानी कि वाई और जेड क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ का सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 - 2 म्यू। सिग्मा एक्स सिग्मा क्या होता है, पी अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो पी अपॉन ए ई सॉरी 1 - 2 म्यू, म्यू को उसने लिखा है 1/m, तो पी अपॉन ए ई बी इसमें आंसर हो जाएगा निकल के। क्लियर सारी कहानी? आगे चलो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन सब में से आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सही बात है, हुक्स लॉ केवल और केवल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड है। क्यों वैलिड है उसको बता देता हूँ। देखो ये हमारा जो कर्व है ये इस तरह से होता है, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन दिखाएगा कर्व का, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये यील्ड प्लेटू है, ये हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ये अल्टीमेट पॉइंट है, और यहाँ पर फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद नहीं जाता है, यहाँ पे जाता है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये हमारा पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट का, और ये हमारा इलास्टिक लिमिट का बी पॉइंट, और सी पॉइंट अपर। देखो मैंने ए बी सी वही बार बार डिनोट कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वही चीज चलती रहे कि ए बी सी डी ई और एफ मेरे पॉइंट हमेशा ये चलेंगे, और जी लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। एफ जी क्या, एफ जी नेकिंग है, इसको नेकिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग, एफ जी रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग, इसको बोलेंगे यील्ड प्लेटू, ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, ये हमारी लोअर यील्ड पॉइंट है, बी हमारा इलास्टिक पॉइंट है, सी अपर यील्ड पॉइंट है, ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल पॉइंट है। सिग्मा जो होता है स्ट्रेस वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो ई की पावर कितनी है 1 है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वेरिएशन तक ही हुक्स लॉ वैलिड है, 1 डिग्री मतलब लीनियर वेरिएशन। अब मुझे बताओ कि लीनियर वेरिएशन इस कर्व में कहां से कहां तक है, केवल ओ से लेकर के ए तक, यानी कि इस पॉइंट तक ही हमारा वेरिएशन लीनियर है, उसके बाद तो कर्व हो जाता है ना, नॉन लीनियर वेरिएशन हो जाता है, इसलिए हुक्स लॉ भी प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्यों रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होगा, नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट, ऐसा नहीं है, कई कई बार कुछ कुछ मटेरियल के लिए ना लिमिट ऑफ एसिटी और प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही पॉइंट पर निकल के आता है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल की बात कर लो, बाकी मटेरियल की बात करो, उन पर एक ही पॉइंट पर निकल के आता है, तो जरूरी नहीं है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा नीचे रहा होगा इलास्टिक पॉइंट पर, वो सेम भी हो सकता है। तीसरा गलत है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द इलास्टिक लिमिट, ये सही बात है, या तो इलास्टिक लिमिट के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है, तो ये बात सही है, तो 1 और 4 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑलरेडी गिवन, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, two rods of different materials having the coefficient of linear expansion alpha alpha 2, Young's modulus E1 E2 are fixed between two massive walls, the rods are heated such that they undergo same increase in temperature, देखो टेम्परेचर सेम है, T1 बराबर T2 है, increase in same temperature, there is no bending of rods if alpha बराबर alpha 1 alpha 2 2:3 है, and the thermal stresses are equal, thermal stresses मतलब कि ओके सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 वो बराबर है, तो आपको बताना है कि E1 और E2 का रेशियो क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसको देख लो, जो सिग्मा थर्मल स्ट्रेस होता है वो होता है ई से होता है अल्फा डेल्टा टी ई, या फिर ई अल्फा डेल्टा टी, ये होता है स्ट्रेस, क्लियर है। और जो डेल्टा एल होता है, वैसे बात है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप डेल्टा एल अपन, तो एल अल्फा डेल्टा टी निकल के आएगा, क्लियर है, ये आपका डेल्टा एल निकल के आएगा।
जैसे कि ई को इधर ले जाओगे ना, सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा ये अल्फा डेल्टा टी, और सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, स्ट्रेन होता है, इसको लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर सारी कहानी। अब देखो उसमें दो चीज दे रखी है, T1 बराबर है T2 के, और दूसरी दे रखी है सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के। तो पहले तो हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 की कहानी निकालते हैं, वो क्या निकल के आ रहा है। एक्चुअली क्या ड्राइवर जो है ना उसका कुछ इशू है, आज इंस्टॉल नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, लेकिन मैं कह सकता हूँ अल्फा डेल्टा टी E1 बराबर अल्फा डेल्टा टी E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2, लेकिन उसका करेगा T1 बराबर T2 के है तो वो हट जाएगा। अच्छा ये भी अल्फा 1 होगा और ये भी अल्फा 2 होगा, दो मटेरियल है अलग अलग अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अल्फा 1 E1 बराबर अल्फा 2 E2। वो पूछ रहा है E1 बाई E2 का रेशो, तो यहाँ से निकाल लो E1 बाई E2, क्या निकल के आएगा E1 बाई E2 निकल जाएगा अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1। उसने दे रखा है क्वेश्चन में अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशो, देखो यहीं पे गलती होती है, ये बोलते सिली मिस्टेक, क्या है सिली मिस्टेक, यही है। उसने अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशो दे रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशो है 2:3 का, तो अल्फा 2 अल्फा 1 का रेशो क्या होगा 3:2 का हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा, तो 3:2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा सी। क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे समझोगे आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ो। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एल फ्लक्चुएलिटी ई आई ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू। देखो स्ट्रेन एनर्जी का हमने बताया था यू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई कह दूं या फिर पी स्क्वायर अपॉन 2 एल कह दूं, पी स्क्वायर कर लीजिए, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा लिख दो, बोलते हैं पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए ई। क्लियर है, एक ही बात है, इसको सॉल्व करोगे निकल के आ जाएगा। तो हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन स्ट्रेन एनर्जी है, या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन एनर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। ये हमारा लोड है W सिमिलर सपोर्ट, देखो अच्छा ये स्टैंडर्ड केस के अंदर बीम है, जब आपका बीम या तो सिमिलर सपोर्टेड होगा सेंट्रल लोड लगेगा, या फिर कैंटिलीवर बीम होगा एंड लोड लग रहा है तभी वैलिड है। बाकी सेक्शन पर स्ट्रेन एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगा, mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI और इसका इंटीग्रेशन, ऐसे स्ट्रेन एनर्जी निकल के आएगा फिर। क्लियर है। अभी वो पूछ रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा कितना होता है सेंट्रल लोड के कारण, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI, तो कितना निकल के आएगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 96 EI, ये निकल के आएगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन डी से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलो, मैच लिस्ट विद द लिस्ट टू एंड सर्व द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट अगेन रिवीजन पर्पस, सारे सारे फॉर्मूला सारे स्टेटमेंट है और सारे राइट साइड में है, तो आपको चारों पांचों फॉर्मुलाज का रिवीजन करवा देगा, कोशिश करो करने का। यंग्स मॉडुलस, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो ए में आ जाएगा 2। अगला है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होगा लेटरल टू द लीनियर, बी में आ जाएगा 1। सी की बात करो, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेस नहीं, ये रिजिडिटी मॉडुलस मॉडल ऑफ रिजिडिटी होता है, तो डी में आ जाएगा 3, तो डी में 3 आ जाएगा, सी में आ जाएगा 4, तो 2 1 4 3 बी आ जाएगा इसमें। क्लियर है। तो बेसिक रिवीजन के पर्पज से डाला है बताने के लिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसिल स्ट्रेस द एक्स एक्स सेक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें अब सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। अब यहाँ से जो चीजें है ना सारी वो ईएससी की स्टार्ट होने वाली है, ईएससी लेवल की चीजें आने वाली है यहाँ से। देखो अब देख रहे हो धीरे धीरे चीजों का लेवल बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में बेसिक चीजें थी, अभी हम एडवांस चीजों की तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही चीजें खत्म होगी वो और ज्यादा एडवांस चीजों की तरफ हम निकल के आ जाएंगे। देखो कह रहा है कि एक्स एक्स सेक्शन पर जो होगा स्ट्रेस कितना निकल के आएगा। देखो मैं दो सेक्शन की बात करता हूँ, एक वाई वाई सेक्शन और एक एक्स एक्स सेक्शन। इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वाई वाई सेक्शन पर अगर मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो वाई वाई सेक्शन में पी लगाया, स्ट्रेस कितना निकल के आएगा, स्ट्रेस निकल के आएगा सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए, ये स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंशन स्ट्रेस होगा, क्योंकि टेंशन की वजह से आ रहा है। एक्स एक्स सेक्शन पर ऐसा क्या होगा, एक्स एक्स सेक्शन पर हुआ ये कि ये कोई मटेरियल है, लोड सीधे से पास नहीं कर रहा है, लोड कहीं यहाँ से टॉप से पास कर रहा है। देखो
इस मेटेरियल को देखो आप, इस सब्सटेंस को, एक्स एक्स सेक्शन कोई मेटेरियल है, तो लोड इस जगह इस लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है, उससे क्या होगा, उससे आ जाएगी टर्निंग, उससे आ जाएगी बेंडिंग, क्योंकि लोड है, अगर सेक्शन पर लोड यहाँ लग रहा है, उसका सी जी कहीं यहाँ है, इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी और लोड दोनों के कारण क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, और बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो वही पूछना चाह रहा है, तो पहले तो एक जो टेंसल स्ट्रेस निकल गया भाई, ये तो हो ही गया, एक निकालना पड़ेगा इसके कारण, तो निकाल लो, क्या होता है M/I इंटू वाई बार, ये तो होता है बेंडिंग स्ट्रेस, तो मोमेंट कितना होगा, मोमेंट होगा लोड इंटू ये डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस को डायमेंशन क्या दे रखा है, ये पूरी डायमेंशन डेप्थ की 2D है, तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी D, और D का भी ये वाला डायमेंशन D/2, तो मोमेंट क्या होगा, लोड इंटू D/2 हो गया, डिवाइड बाई आई, इस सेक्शन का आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा BD/12 इंटू वाई बार, वाई बार क्या होता है, वाई बार होता है सीजी की एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस, वाई बार क्या होता है, सीजी की एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस, सीजी की एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन ई यानी कि D/2 होगी, तो D/2 निकल के आएगी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, P इंटू D²/4 BD/12 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 3P/BD, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा P/A निकाला तो यहाँ कितने लगेगा, लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा B/BD, एरिया कितना है, B/D है ना सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है B/BD, तो P/BD प्लस 3P/BD दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना निकल जाएगा 4P/BD निकल के आएगा, तो 4P/BD ऑप्शन में है बी ऑप्शन में निकल के जाएगा, ये सारी कहानी 20 का आंसर निकल के जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब एप्लीकेबल नहीं होता है, द मेटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, सही बात है, अगर मेटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज टेकन तो फॉलो होता है, यानी कि स्टेटमेंट नहीं होगा, स्ट्रक्चर में एनालिसिस बाय द इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट तो भी नहीं होगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मान लो टेम्परेचर चेंज क्या कह रहा है, सपोज करो कि मैंने कोई मटेरियल है, ठीक है, उसमें एलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एल, तो मैंने मटेरियल को पहले 0 से 40 बढ़ाया और उसमें एलोंगेशन आया 2 mm का, और मैं 40 से लेके 60 mm तक बढ़ा रहा हूँ और उसमें एलोंगेशन आया 1 mm का, तो सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या होगा कि 0 से 60 में इन दोनों को मैं जोड़ दूं, सुपरपोजिशन मतलब क्या है, एक दूसरे को इंपोज कर देना, एक को दूसरे के ऊपर इंपोज करके फाइनल रिजल्ट को कंक्लूड करना, तो 0 से 60 में टोटल एलोंगेशन कितना होगा 3 mm का होगा, तो सही बात है, या तो आप अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के देख लो या फिर दोनों को एक साथ करके देख लो, वैलिड रहा होगा टेम्परेचर के साथ में भी, तो ये भी इसके साथ में भी वैलिड रहा होगा, तो एप्लीकेबल है यहाँ पे, उसने कहा नॉट एप्लीकेबल, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली वन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग स्टेन हार्डनिंग मेटेरियल, देखो स्टेन हार्डनिंग रीजन समझ में आ रहा है, कर वही दिमाग में आना चाहिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि मैंने शॉर्ट नोट रिवाइज क्यों करवाया है, वो सब चीज़ों पे इतना इतना टाइम क्यों वेस्ट किया है, हर एक चीज़ के पीछे कितने सारे रीजन है, अब देखो हर एक पॉइंट से हर एक एरिया से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म हो रखे हैं। स्टेन हार्डनिंग रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन, ठीक है, अगेन मैं देख लेता हूँ A B, ये C, ये D, ये E, F और ये G, अगेन प्रोपोर्शनल लिमिट, B पॉइंट इलास्टिक लिमिट, C अपर यील्ड, D E पॉइंट, D लोअर यील्ड है, D E पॉइंट यील्ड प्लेटू, E F पॉइंट स्टेन हार्डनिंग, F G नेकिंग है और G रप्चर है, F जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ये रप्चर पॉइंट है, और ये हार्डनिंग स्टेन हार्डनिंग है और ये नेकिंग है, सब आने क्लियर है। अब देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग द स्टेन हार्डनिंग में क्या कर रहा है, मेटेरियल अंडरगोज चेंजेस इन एटॉमिक एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो होता क्या है स्टेन हार्डनिंग में, स्टेन हार्डनिंग मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है तब जाकर के स्ट्रेन आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, तो मॉलिक्यूलर चेंज आ रहा होता है इस पॉइंट पर, ड्यूरिंग स्टेट हार्डनिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूलर एडजस्टमेंट रहा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट रहा होता है, उसकी वजह से ये स्टेट हार्डनिंग आता है, तो पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या करा है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आप देखो ना रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ा तब जाकर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ रहा है, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहा है। थर्ड है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज पॉजिटिव स्लोप, देख लो आप पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं है, ये कर्व है आपका, थीटा देख लो पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा ये अगर कर्व ऐसा रहा होता, ये कर्व इस तरह से चल रहा होता, तो अब स्लोप क्या जा रही है, अब स्लोप जा रही है नेगेटिव, अब स्लोप नेगेटिव जा रही है तो नेगेटिव हो गया, अभी तो पॉजिटिव स्लोप है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सारी कहानी। हाँ
निकल कर रहा है ए रोड ऑफ लेंथ ऑफ 20 मीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हीट किया है तो 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड, सिग्मा पूछ रहा है। इफ अल्फा इतना है ई इतना है तो देखो अल्फा सिग्मा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन को समझना। अल्फा डेल्टा टी ई होता है सिग्मा थर्मल स्ट्रेस। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन और रखा है, सिग्मा का फॉर्मूला देखो, अल्फा डेल्टा टी ई, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, डायमेंशन को 4 टाइम्स कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो थर्मल स्ट्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एल इसमें आ नहीं रहा है। तो थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर सारी कहानी। फॉर्मूला रखाओ, अल्फा है 12 इंटू 10⁻⁶, डेल्टा टी हो जाएगा 10 डिग्री। ध्यान रखना जल्दी से 40 या 30 मत रख देना, 40 - 30 होगा इंटू ई 2 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो 10⁻⁶ तो ये चला जाएगा, 12×24 आ जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर सारी कहानी। आगे जाओ। स्टील रोड 15 मीटर लॉन्ग एज अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू अल्फा इतना है, ई इतना है, टेम्परेचर रेज टू 65 डिग्री सेल्सियस। 15 से 65 गया, देखो सिली मिस्टेक अगेन हो रही है, डेल्टा टी में 65 नहीं आएगा, डेल्टा टी में 15 से 65 गया तो 65 - 15 होगा, ध्यान रखना। व्हाट इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ, डेल्टा एल पूछा है। इफ दिस एक्सपेंशन ऑफ द रोड इज फुली प्रिवेंटेड व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड, दो चीजें पूछा है। तो डेल्टा एल पूछ रहा है क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, और एक सिग्मा पूछ रहा है अल्फा डेल्टा टी ई होगा। एल कितना है 15 मीटर है, मीटर को एमएम में चेंज करना। देखो यहाँ पर होगी कैलकुलेशन में गलती, अभी तो ऑप्शन बहुत अच्छे से दे रखे हैं इसने, हो सकता है कि ऑप्शन को बहुत अच्छे से फ्रेम कर दे वो, तो कैल्सी में ना वैल्यू को बहुत अच्छे से पुट करना है। मेरे पास अगर कैल्सी हो तो मैं आपको दिखाता। तो 15 × 10⁻³ अल्फा कितना है 12 × 10⁻⁶, और डेल्टा टी कितना होगा 65 से 15 से 65 गया है, 65 - 15। सॉल्व करो इसको, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मेरा आ रहा था इसमें 9 mm। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। अल्फा डेल्टा टी ई, तो अल्फा है 12 × 10⁻⁶, डेल्टा टी अगेन 65 - 15, और ई कितना है, देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार वो ना ई की यूनिट देगा 200 गीगा पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। इसको अगर हमें चेंज करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गीगा होता है 10⁹, तो 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 200 × 10⁹, इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, मीटर स्क्वायर में 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 mm स्क्वायर। इसको सॉल्व करो उससे, तो यहाँ पे 6 से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 200 × 10⁻3, तो 2 × 10⁻5 बचेगा। तो उसको डायरेक्ट याद रखना, अगर गीगा पास्कल दे तो हमें 2 × 10⁵ लेना है, तो जाएगा 2 × 10⁵। इसको सॉल्व कर लो, मैंने सॉल्व किया था, मेरा निकल के आया था 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर न्यूटन पर, अच्छा मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है ना, क्योंकि वो 10⁻6 जो है उससे कट जाएगा वो। ठीक है, तो अभी इसमें आंसर क्या निकल के आ रहा है मेरा 9 और 120 की बी ऑप्शन सही निकल के आएगा। आगे चलो, अभी थोड़ा और है। ठीक है, अभी इस सेशन में यहाँ तक करते हैं, बाकी सेशन बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी वीडियो, तो अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।